रैंक वैंक में क्या रखा है? जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की होती है और उसके अंतर्गत कौन कौन से डिवाइसेस वगैरह आ जाएंगी। आज की जो हमारी वीडियो है वो है आधारित रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल पे, और ये है आपका यूनिट नंबर 6। आज हम यूनिट नंबर 6 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज आप जान पाएंगे कि टीचिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, लर्निंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। गौरव सर स्टार्ट करें। कौन कौन रेडी है? आज कौन कौन ऐसा जो कुछ नया सीखना चाहता है? देखो, आप तो हर जगह पढ़ते हो, क्लास में पढ़ते हो, आप घर पे पढ़ते हो, पर यहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। जितने भी ट्रेनिंग है हर किसी को सिखाया जाता है। पढ़ना है, किताब है हमारे पास बहुत किताब है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको पढ़ते रहना। पर यहाँ पे जब भी आप आओगे जीपी क्लास में, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। आप हमेशा सुबह उठो तो अपने दिमाग में सेट कर लो कि मुझे कुछ आज नया सीखना है। जब तक आज मैं कुछ नया नहीं सीखूंगा, नहीं सीखूंगी, ठीक है, ऐसे करके तब तक मैं सोऊंगी नहीं रात को। तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है। पढ़ते तो हर कोई है, पर आपको कुछ नया सीख के जाना है। तो जो जो कुछ नया सीखना चाहता है कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। फिर हम आज की क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्वेश्चन बहुत ही सही क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में उसके बारे में दिखेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा टेस्ट एंड इवोल्यूशन, उसके भी हल्का फुल्का एक ओवरव्यू हम देख लेंगे। ठीक है, तो जो जो तैयार है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। किसी सामग्री को एक अनुदेशक या शिक्षक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाता है, उसे क्या कहेंगे? टीचिंग मटेरियल कहेंगे, लर्निंग मटेरियल कहेंगे, डायरेक्शन मटेरियल कहेंगे, या फिर नन ऑफ दीज? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए प्रॉपर। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज बताया है। अभी मैं 4-5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा स्टार्टिंग में, फिर आपको थ्योरी बताऊंगा। तो आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो अनुदेशक, अनुदेशक मतलब क्या? अनुदेशक मतलब आपका जो इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, इंस्ट्रक्टर या फिर टीचर अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे टीचिंग मटेरियल कहते हैं, लर्निंग मटेरियल कहते हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ज्यादातर बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो जो हमारे टीचर होता है अपने पर्सनल यूज के लिए कौन सा टीचिंग मटेरियल बनाता है, कौन सा मटेरियल बनाता है वो? तो बनाता है टीचिंग मटेरियल, जिसको क्या कहते हैं हम? जिसे कहते हैं हम अध्यापन सामग्री। क्या कहते हैं? अध्यापन सामग्री। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही है। अध्ययन सामग्री को हम लर्निंग मटेरियल कहते हैं और अध्यापन सामग्री को हम क्या कहते हैं? टीचिंग मटेरियल। ठीक है, तो आप एक बार फोकस कर लो, क्योंकि आपको बार बार हिंदी वर्ड आने वाला है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा। अनुदेशक मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है? इंस्ट्रक्टर होता है। और निर्देशन मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल होता है। क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ WIM इज, आपको WIM की फुल फॉर्म बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए WIM की फुल फॉर्म क्या होगी? भाई ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। आप तो इसको एकदम गोली की तरफ फेंक के मारोगे यार। ठीक है, इसको तो आप उठा उठा पटक पटक के फेंक के मारोगे। ठीक है, तो मुझे तो लग नहीं रहा कि आप इसकी गलती करोगे। इसका क्या है फुल फॉर्म? ठीक है, अब इसका जवाब जो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि WIM क्या होता है, टीचिंग मटेरियल क्या होता है, लर्निंग मटेरियल क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं। इससे क्या होगा ना, आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जवाब लगभग बच्चों को बिल्कुल सही आ रहे हैं। और ज्यादातर बच्चे किसके साथ जा रहे हैं? तो ज्यादातर बच्चे किसके साथ जल्दी जवाब दो। तो ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ। यानी इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। हमेशा याद रखना, ये इंस्ट्रक्शन नहीं होता आपका, क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल होता है। क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल। रिटर्न इंस्ट्रक्शनल
मटेरियल। इससे पहले हमने कौन सेप्टर पढ़ा था, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी था वो, जिसमें टीचिंग एड अलग अलग यूज कर रहे थे। ये क्या आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, और कैसा मटेरियल आपके रिटर्न के फॉर्म में, कैसा है रिटर्न के फॉर्म में। तो शायद आपको यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा टीचिंग मटेरियल का उदाहरण होगा? लेसन नोट, लेसन प्लान, इंस्ट्रक्शनल प्लान या ऑल ऑफ दीज? तो बहुत ही सही क्वेश्चन है। मुझे लग नहीं रहा कि आप इसका गलती करोगे। क्या होगा इसका, जो हमारे टीचिंग मटेरियल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लेसन नोट्स, ठीक है, अगर नोट्स भी लिखा आ जाएगा बेटा, ठीक है, लेसन नोट्स, लेसन प्लान, इंस्ट्रक्शनल प्लान या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे ए के साथ, कुछ बच्चे सी के साथ जा रहे हैं, कुछ बच्चे डी के साथ जा रहे हैं, पर इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। आपका सब आता है इसमें टीचिंग मटेरियल में। लेसन नोट्स भी आता है आपका, लेसन प्लान भी आता है आपका, और इंस्ट्रक्शनल प्लान भी आता है इसका। इसका जिसने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टीचिंग मटेरियल का प्रकार नहीं है शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग, एनालिसिस ऑफ सिलेबस, वर्कशीट या फिर इंस्ट्रक्शनल गाइड? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और मुझे लग नहीं रहा कि गलती करोगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज, बात ये बार बार मैं रिपीट क्यों करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि भाई सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ, आपको टेस्ट में दे चुका हूँ, कई बार आपको समझा चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपसे एक तरह से कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि आप इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब दोगे। और जितने भी ट्रेनिंग कनेक्टेड है, मैं सबसे उम्मीद यही करूंगा कि सभी के सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे। इसके बाद मैं आपको थ्योरी बताने वाला हूँ थोड़ा बहुत, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। इसका जिसने भी जवाब दिया है क्या चीज, चौथे का, अभी भी बहुत से बच्चों के जवाब नहीं आ रहे हैं, कमेंट में देखो। हमारा शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग, ये भी हमारा एक टीचिंग मटेरियल होता है, ठीक है, टीचिंग इंस्ट्रक्टर अपने लिए बनाता है। एनालिसिस ऑफ सिलेबस, ये भी हमारा टीचिंग मटेरियल के अंतर्गत ही आता है। और आपका जो ऑप्शन डी है इंस्ट्रक्शनल गाइड, तो ये भी हमारा टीचिंग मटेरियल है। पर वर्कशीट दिमाग में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, टकरा रहा हमारे, ठीक है। यानी कि वर्कशीट हमारे कहाँ पे आता है, जब भी आपके सामने एक सीट दिख जाए ना, कोई भी सीट हो यार, कोई भी सीट हो, जब आपके सामने एक चीज आ जाए, क्या चीज मैं बात कर रहा हूँ, आपके सामने जब सीट दिख जाए ना, तो आपको क्या करना, अपनी आंखें बंद कर लेना भाई। क्यों बंद करना है? आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि जो भी सीट आता है सब हमारे किस में आते हैं, ये हमारे लर्निंग मटेरियल में आते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। फिर वर्कशीट हमारे किस में आता है, ये आता है हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा लर्निंग मटेरियल का प्रकार होगा? इंफॉर्मेशन शीट, जॉब शीट, फाइनल जॉब चेक शीट या ऑल ऑफ दीज? भाई आप फटाफट जवाब दो इसका। जितने भी ट्रेनिंग कनेक्टेड है, सबसे मैं यही बोलूंगा कि इसका जवाब आप लेट दो, पहले दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको हर किसी का जवाब इसका बिल्कुल सही होना चाहिए, जितने भी कनेक्टेड है। ये मत सोचो मैं लेट दे रहा हूं तो मुझे नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको पता होना चाहिए, चाहे आप जवाब फर्स्ट दो, सेकेंड दो, लास्ट में दो, कैसे भी दो, पर आपको जवाब पता होना चाहिए। क्योंकि पीओटी के पेपर आपको 2.5 घंटे के पेपर होगा, आपको 2.5 घंटे में देना, वहां पे 10 मिनट में नहीं देना पेपर आपको पीओटी का। आपको 2.5 घंटे में जो भी आपके पास मेमोरी है, उस मेमोरी को क्या करना है, आपको रिटेंशन करके उसको याद बनाए रखना है। जो बना के रखा था उसको सही टाइम पे क्या करना है, उसको रिकॉल करना है, ठीक है। तो हर किसी को भले में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हमारा जो फाइनल पेपर होगा वहां पे आपको सही तरीके से करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ नहीं रहे, हम कुछ सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ज्यादातर बच्चों को जवाब सही आ रहे हैं। और किसके साथ जा रहे हैं बच्चे, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं, जल्दी, तो इसके साथ जा रहे हैं, जल्दी बताओ यार क्या होगा इसका, जल्दी, 5वें का करेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, आपसे पूछना क्या चाह रहा हूँ, लर्निंग मटेरियल, जो मैंने आपसे क्या बताया था, जब भी आपके सामने लर्निंग मटेरियल आया तो हमेशा भी एक चीज सेट करना, आपको अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो आपको किस पे फोकस करना है, आपको सीट पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है आपको, तो आपको सीट पे फोकस करना है कि कौन सी सीट है वो। तो जितनी भी सीट आती है सब हमारे लर्निंग मटेरियल में आता है। किसमें आता है, लर्निंग मटेरियल में। इंफॉर्मेशन सीट हो, आपका जॉब सीट हो, फाइनल जॉब चेक सीट हो या फिर ऑल हो, सब जब भी सीट आएगा तो आप किसके साथ जाना, लर्निंग मटेरियल के साथ। टीचिंग मटेरियल में हमारे सीट नहीं आते हैं। तो 5वें का जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 5वें का हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सारे सीट हमारे लर्निंग मटेरियल में ही आते हैं, अध्ययन सामग्री में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
लर्निंग मटेरियल का उदाहरण नहीं है वर्किंग शीट, डेली वर्कशीट, असाइनमेंट शीट या लेसन प्लान? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी आपका, ठीक है। देखो लर्निंग मटेरियल की एग्जांपल नहीं है, तो देखो जितनी भी सीट है आपका, सबसे पहले तो आप ये फोकस कर लो, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं है भाई, आपको याद ही नहीं है टीचिंग मटेरियल क्या है, लर्निंग मटेरियल क्या है, तो आपको एक चीज फोकस करना है, लर्निंग मटेरियल किसके लिए, हमारे लिए, टीचिंग मटेरियल किसके लिए, टीचर के लिए। तो लर्निंग मटेरियल जितने भी सीट है हमारे, सारे सीट किस में आते हैं, लर्निंग मटेरियल में। ऑप्शन ए में भी आपको सीट दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी में भी दिखाई दे रहा, ऑप्शन सी में भी दिखाई दे रहा, पर डी में तो भाई लेसन प्लान आ रहा, और आपको पता है लेसन प्लान एक टीचर के लिए होता है, उसके पर्सनल यूज के लिए होता है। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेसन प्लान, ठीक है, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा टीचिंग मटेरियल होता है, ये हमारा लर्निंग मटेरियल नहीं होता है। साथ आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है, आगे बढ़े हम। एक्सपेरिमेंट शीट एंड जॉब शीट के अंतर्गत आता है, टीचिंग मटेरियल के अंतर्गत, लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत, या फिर टीचिंग और लर्निंग दोनों प्रकार के मटेरियल के अंतर्गत, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो भाई अभी मैंने बताया था, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको फोकस करना है। मैं मुझे पता नहीं भाई, मैं खुद कह रहा हूँ मुझे नहीं पता टीचिंग मटेरियल लर्निंग मटेरियल। यहाँ पे देखो क्या आ रहा, सीट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, सीट आ गया। मैं भाई आगे पढ़ता ही नहीं, एक्सपेरिमेंट है, जॉब है, मुझे नहीं पता क्या है, मैंने कहा फोकस किया सीट पे। अब मैंने आपको बताया जब भी आपको सीट आना है तो भाई अपने आंखें बंद कर लो, क्यों, हमें पता चल गया, हमने कॉमन चीज निकाल लिया हर किसी में। हम एचसीएफ निकालते हैं, हर किसी में कॉमन लेते हैं, तो वैसे हमने कॉमन निकाल लिया। क्या यहाँ पे सीट आ रहा है भाई, जब सीट आ रहा है तो सीट हमारा कंफर्म किसके साथ आता है, तो ये हमारा लर्निंग मटेरियल में आता है। किसमें आता है, ये हमारे अध्ययन सामग्री में आते हैं। तो सातवें का सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लर्निंग मटेरियल हमारे आते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा, क्या होता है, एक्सपेरिमेंट सीट और जॉब सीट हमारे किसमें आते हैं, ये हमारे लर्निंग मटेरियल में आते हैं। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। एक काम करता हूँ मैं आपको, क्या करता हूँ मैं आपको कि थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको पता होना चाहिए जो हमारे रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने आपको अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे आपने बहुत पढ़ा होगा, WIM बहुत पढ़ा होगा, पर क्या होता है ये, ठीक है, आपको शायद रियल चीज पता नहीं होगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं होगा, पर बहुत होशियार बच्चे जिन्हें पता होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया यहाँ पे कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल का फुल फॉर्म क्या होता है, WIM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है आपका रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, और कितने टाइप के थे हमारे, 3 टाइप के थे, हमने आपको अच्छे से बता दिया था। वो क्या था, हमारा टेक्नोलॉजी था। ये क्या हमारा मटेरियल है, क्या है, मटेरियल है। और किस फॉर्म में है भाई, तो ये हमारे रिटर्न के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, तो ये हमारे रिटर्न के फॉर्म में है। और WIM होता क्या है, ठीक है। तो देखो आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि देखो जो किताबें हमारी बनती है, जो हमारे बुक्स है, POT की, चाहे कोई भी किताबें हैं, जो जिसने बुक्स बनाई, किताबें जिसने बनाया, उससे तो पता नहीं है कि हम कैसे सीक्वेंस में पढ़ना है, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारे अंदर क्या अच्छाई है, हम कैसे सीक्वेंस में करेंगे। यानी कि जो होते हैं ना स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते हैं। तो इन सबको ध्यान में रख के हमारी किताबें नहीं बनती है, तो पूरी किताब पूरे ब्रांच को लेकर बनती है ना, कि आपके पूरे सिलेबस में क्या किस चीज है, सबको कवर करके एक पूरा किताब बनाया जाता है आपको, ठीक है। ये आपके स्पेशल बच्चों के लिए डिजाइन नहीं किया जाता। पर क्या है कि जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है, जो टीचर होता है, वो चाहता है कि हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाए। क्या, हमें सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाए, हम टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें, हमें जो सीक्वेंस जो पढ़ रहे उसका पूरा प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। और कुछ स्पेशल बच्चों को गाइड करने के लिए वो अलग अलग टेक्निक यूज करता है। इस चीज पे फोकस किया उसने ये देखा कि ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट हमारी किताबें से पूरी नहीं हो रही है, तो उसने क्या बनाया भाई, फिर उसने बनाया रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। और कैसा इंस्ट्रक्शन मटेरियल था आपका, वो आपके रिटर्न के फॉर्म में था। कैसा था आपका, रिटर्न के फॉर्म में था। तो ये होता है हमारा रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो आपको ये पता चल गया कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारा होता है क्या है, किसने बनाया, आपके इंस्ट्रक्टर ने बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो हमारा इंस्ट्रक्शन मटेरियल है हमारे, ठीक है, जो हमारे इंस्ट्रक्शन मटेरियल ये 2 टाइप के हैं, ठीक है। ये हमारे 2 टाइप के कौन कौन से हैं, तो पहला होता है हमारा टीचिंग मटेरियल और दूसरा होता है हमारा लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल को क्या कहते हैं हम, टीचिंग मटेरियल को हम कहते हैं अध्यापन सामग्री। क्या कहते हैं, अध्यापन सामग्री। और जो हमारा लर्निंग मटेरियल होता है, हम उसके क्या कहते हैं, अध्ययन सामग्री। क्या कहते हैं, अध्ययन सामग्री। अब देखो जो हमारा टीचिंग मटेरियल होता है, चाहे हमारा जो लर्निंग मटेरियल होता है, ये दोनों किस में आया, ये आया आपका WIM में। और आपको पता है कि WIM किसने बनाया, आपके इंस्ट्रक्टर ने। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये पता चल गया, चाहे टीचिंग मटेरियल हो चाहे लर्निंग मटेरियल हो, दोनों किसने बनाया, तो आपके इंस्ट्रक्टर ने बनाया। आपको ये चीज क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नाम से आपको पता चल रहा हो टीचिंग मटेरियल है, यानी टीचर ने वो अपने खुद के लिए बनाया। तो यहाँ पे क्या मेंशन है, जो मटेरियल
कि जो आपका इंस्ट्रक्टर है या आपका जो टीचर अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है, हम उसे टीचिंग मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसको टीचिंग मटेरियल कहते हैं या फिर अध्यापन सामग्री कहते हैं। तो आपको ये वाला चीज तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके नीचे वाला क्या लाइन में क्या कह रहा हूं। तो यहाँ पे देखो, यानी कि वो मटेरियल जो टीचर द्वारा अपने बच्चों के लिए, कुछ स्पेशल बच्चों के लिए अध्ययन करने की सहायता करे, उसको लर्निंग में जो हेल्प करे, उसकी सहायता के लिए जो मटेरियल बनाया जाता है, हम उसको लर्निंग मटेरियल कहते हैं। हमारे क्लास में बहुत से बच्चे हैं जिन्हें कुछ स्पेशल बच्चों को हम क्या करते हैं, गाइड करने के लिए हमने क्या बनाया, मैंने आपको अभी बताया, स्पेशल बच्चों को गाइड करने के लिए हमने क्या बनाया, रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया टीचर ने। तो उन बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, उनको लर्निंग में हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, तो उसको नाम दिया उन्होंने लर्निंग मटेरियल, जिसे क्या कहते हैं, अध्ययन सामग्री। तो आपको पता चल गया कि टीचिंग मटेरियल अपने खुद के लिए बनाया और लर्निंग मटेरियल हमारे ट्रेनिंग्स के लिए बनाया। तो आपको 2-3 बातें यहाँ पे चीज क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि हमारे टीचिंग मटेरियल में कौन कौन से आते हैं और लर्निंग मटेरियल में हमारा क्या क्या आता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टीचिंग मटेरियल है। अध्यापन सामग्री मतलब क्या होता है, टीचिंग मटेरियल, और अध्ययन सामग्री मतलब क्या होता है, लर्निंग मटेरियल। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेसन नोट्स, क्या आपका लेसन नोट्स, इसके बाद क्या आपका लेसन प्लान, इसके बाद क्या आपका इंस्ट्रक्शनल प्लान, इसके बाद क्या आपका इंस्ट्रक्शन प्लान के बाद क्या आपका इंस्ट्रक्शन गाइड, एनालिसिस ऑफ सिलेबस और शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग। ये सब हमारे किस में आते हैं, तो ये सब हमारे आते हैं किसमें, टीचिंग मटेरियल में। इसके साथ हमारा डेमोन्स्ट्रेशन प्लान आता है और भी बहुत सी चीजें होती है। तो आपको ये पता चल गया कि ये टीचिंग मटेरियल है आपका। अब देखते हैं लर्निंग मटेरियल हमारी कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा हूँ, ये हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। यहाँ पे भी सीट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हर जगह, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सीट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सीट है, यहाँ पे भी सीट है, यहाँ पे भी, मतलब हर जगह आपको सीट दिखाई दे रहा है। मैंने आपको ये बताया, जब भी आपको सीट दिखे तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है और सीधे जाना किसके साथ, लर्निंग मटेरियल के साथ। यानी जो हमारा इन्फॉर्मेशन सीट है, डेली वर्क सीट है, वर्किंग सीट है, जॉब सीट है, एक्सपेरिमेंट सीट है, प्री जॉब चेक सीट है, फाइनल जॉब चेक सीट है, असाइनमेंट सीट है, ठीक है। ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे आते हैं किसमें, लर्निंग मटेरियल में। किसमें आते हैं, लर्निंग मटेरियल में। तो आपको चीजें क्लियर हो गई। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, आप लेसन प्लान के साथ क्या यूज करते हो, तो आप करते हो वहां पे इंफॉर्मेशन सीट, और डेमो प्लान के साथ क्या यूज करते हो, तो आप करते हो ऑपरेशन सीट। आपको चीजें क्लियर है। एक जॉब के लिए अगर प्रीफर करना होगा तो आपको ऑपरेशन सीट करोगे, मल्टी जॉब के लिए करना पड़ेगा तो आपको क्या करोगे, जॉब सीट करोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंस्ट्रक्शनल प्लान एंड एनालिसिस ऑफ सिलेबस किसके अंतर्गत आएगा, टीचिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल, टीचिंग और लर्निंग बोथ मटेरियल्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो भाई, मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे इंस्ट्रक्शनल प्लान और जो हमारे एनालिसिस ऑफ सिलेबस आते हैं, ये सब हमारे किस में आते हैं, टीचिंग मटेरियल में। और टीचिंग मटेरियल को हम क्या कहते हैं, अध्यापन सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्यापन सामग्री। देखो अध्यापन से आपको कैसे रिलेट कैसे कर सकते हो। अध्यापक मतलब क्या होता है, टीचर होता है ना। अध्यापक मतलब क्या होता है, अध्यापक मतलब होता है हमारा टीचर। तो क को हटाकर यहाँ पे नौ से आपने रिप्लेस कर दिया तो हमारा टीचिंग मटेरियल आपका हो गया। अध्ययन मतलब क्या होता है, स्टडी करना, यानी कि लर्निंग मटेरियल। तो ये आपका अध्ययन में। तो जो हमारे इंस्ट्रक्शनल प्लान और एनालिसिस ऑफ सिलेबस आते हैं, ये किस में आते हैं, ये हमारे टीचिंग मटेरियल में आते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ WIM इज, WIM का क्या एडवांटेज होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, हेल्प इन सेफ्टी, सेफ्टी में मदद करेगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो, मैंने आपको अभी बताया कि रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होता है, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए भी होता है, क्लासिफिकेशन के लिए भी होता है, हेल्प इन सेफ्टी के लिए भी होता है। इसका क्या हो जाएगा, 9 का जिसने भी जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर क्या चीज, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में भी प्रेम से मैं दिखाता हूँ, पीडीएफ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको चीजें और बेटर से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा हमारे एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एडवांटेज रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, तो रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के क्या एडवांटेजेस होंगे। तो पहला एडवांटेज क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यूनिफॉर्म रहेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका सप्लीमेंट्री ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री रहेंगे, सप्लीमेंट्री। मिनिमाइज द लैप्स ऑन अब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग। इसका मतलब है परीक्षार्थियों की अनुपस्थिति की कमी के कारण। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है अगर बाय चांस कुछ स्टूडेंट्स अब्सेंट रह जाते हैं तो उस कंडीशन में जो स्टूडेंट्स हैं जो छूट गए हैं
उनको बाद में आप उस इंस्ट्रक्शन मटेरियल को दिखा सकते हो, जो हमारा लर्निंग मटेरियल है वो उनको दे सकते हो, जिससे कि जो उनका छूट गई है जानकारी वो उनका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी को देने के लिए हम यूज करते हैं रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। यूज ऑफ आवर्स, इसका मतलब यह है कि जो हमारा टाइम है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो, इसीलिए यूज ऑफ प्रॉपर टाइम, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। इंडिविजुअल प्रोग्रेस, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। इसका मतलब है हर एक स्टूडेंट आपके लिए कीमती है, हर एक स्टूडेंट आपके लिए वैल्यूएबल है, आप उसको वैल्यू दोगे, आप उसकी प्रोग्रेस को काउंट करोगे। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करने के लिए। क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण करने के लिए, यानी कि स्पष्टता के साथ आपको कोई चीज बतानी है, क्लैरिफिकेशन देना है, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। स्टिमुलेट फॉर वाइडर नॉलेज, इसका मतलब यह है कि बेहतर नॉलेज आप अपने लर्नर को प्रोवाइड कर सको, इसके लिए आप करते हो यूज। हेल्प इन सेफ्टी, कहीं ना कहीं जो ये हमारे जो शीट्स है, जो हमारा लर्निंग मटेरियल है, या फिर जो हमारे जो टीचिंग मटेरियल है, ये हेल्प करता है सेफ्टी प्रोवाइड करने में। ठीक है। यूज ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स, इसका मतलब यह है कि जो आपके लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। गौरव, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल हम क्यों बनाते हैं। इस सब को ध्यान में रखें, क्योंकि जितने भी क्वालिटी अभी बताया गया आपको एडवांटेज, ये सब एडवांटेज हमारी किताबों में नहीं मिल पाता, क्योंकि किताबों में टाइमिंग मेंशन नहीं होता है, कब मेंशन करना, सीक्वेंसिंग प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लास जो ट्रेनिंग जो उसके लेवल को देखते हैं, और बाद में भी जब खत्म हो जाता है तो उसको रिटर्न के फॉर्म में दोबारा सिस्टमेटिक तरीके से बता देते हैं। तो और भी इसके अलावा एडवांटेज होते हैं, मेन एडवांटेज थे, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ WIM इज, चार सामने हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि डिसएडवांटेज क्या होगा रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स का। तो ये भी आपका बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। तो मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर बच्चों को जवाब सही आ रहा है, किसके साथ ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ। यानी यहाँ पे देखो WIM बनाने में समय तो लगता है भाई। देखो आपको सिस्टमेटिक पीपीटी में आपको बना रहा हूँ, पीपीटी से क्या हो रहा है, मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस में बता रहा हूँ। ऐसे तो आपको बहुत सी किताबें में बहुत सी चीज लिखा हुआ, पर इसके बाद क्या चीज आएगा, क्या चीज नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पीपीटी के थ्रू, तो उसको बनाने में टाइम लग रहा है। इसी तरह आप जो भी बनाते हो, लेसन प्लान बनाते हो, डेमो प्लान बनाते हो, तो टाइम तो लगता ही लगता है यार, तो टाइम लगता है, बिल्कुल सही बात है। भी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। बी में देखते हैं, बी में क्या है आपका, अनुदेशक पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी से भी, अनुदेशक पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी से भी चुराता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका, अब देखो ना किताब को क्या उसको कुछ पार्ट पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, कुछ लेसन वगैरह टॉपिक दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक तरह से अपने टाइम को एक तरह से इधर उधर इग्नोर मार देता है, ये चीज कर देता है। ठीक है, उसके बाद WIM का जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल का उपयोग ढंग से न करने में शिक्षा में कमी आती है। देखो आपने रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल तो बना लिया आपने, ठीक है, पर आपको जहां पे डेमो प्लान जाना था वहां पे आपने लेसन प्लान दे दिया, जहां पे आपको लेसन प्लान देना था वहां पे आप डेमो प्लान दे रहे हो, और साथ ही साथ क्या है कि आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बताया। आपने क्या किया, आपने कुछ जो पॉइंट हमें पहले बताना चाहिए उसको आप बाद में बता रहे हो। जो अब जैसे आपको टेस्ट पहले लेना है, आपने पहले टेस्ट लिया फिर आप पढ़ा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। आपने एप्लीकेशन पहले किया नहीं, आप बाद में एप्लीकेशन कर रहे हो, पहले आप टेस्ट कर रहे हो, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं WIM भी एक तरह से आपके एजुकेशन को कहीं ना कहीं एक तरह से इफेक्टिव करेगा, प्रभावित करेगा, सही से वो नहीं सीख पाएंगे वो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके डिसएडवांटेज और भी क्या होते हैं अभी प्रेम सर आपको बताएंगे, तब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ WIM इज, WIM का क्या कंपोजिशन होगा, लैंग्वेज एंड प्रेफरेंसेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइटल्स, डायरेक्टेड एंड इम्प्रेसिव, या फिर ऑल ऑफ दीज। ये आपका शायद क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग रहा होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ WIM रिटर्न इंस्ट्रक्शन का डिकम्पोजिशन क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसका जिसने भी जवाब दिया 11वें का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा मैं और भी बता देता हूँ आपको कि डिकम्पोजिशन WIM में और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होगा और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी उसका सही हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ PDF, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ और समझ में आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होता है, फिर हम इसको देख लेंगे डिकम्पोजिशन क्या क्या होता है। प्रेम सर, तो अगर हम ये देखें कि हमारा जो WIM है उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, तो पहला डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो टीचर है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से बचता है,
क्या होगा, बाय चांस किसी कोई टॉपिक उसने लिया और आप उसके पास क्या है, उसके पास उसका जो लेसन प्लान है वो नहीं है, तो वो क्या करेगा, पढ़ाएगा नहीं, ये हो सकता है ना। दूसरा क्या है, परीक्षार्थी जो है वो WIM की ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते बल्कि उसे उसी रूप में निरस्त कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, वो WIM को एक तरीके से सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है, उसे वो क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। WIM का उपयोग ढंग से न करने से शिक्षण में कमी आ जाती है तथा प्रशिक्षण यह सोचकर कि मैं कल याद करूंगा सीखने में लापरवाही करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर WIM का अगर आप ठीक से उपयोग नहीं करोगे तो एक तरीके से जितना आप एफिशिएंसी के साथ पढ़ाना चाह रहे थे उतनी एफिशिएंसी से आप नहीं पढ़ा पाओगे। WIM बनाने में काफी समय और खर्चा लगता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि WIM में क्या आएगा, आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बनाना पड़ेगा, आप में इसमें कई सारी सीट्स होती हैं, कई बार इसमें ऐसा होता है ना, चार्ट होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, वो सारी चीजें इसी में आती है। तो इन सब को बनाने में काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है और पैसा भी लग सकता है, तो ये एक कारण होता है कि इसका डिसएडवांटेज। यदि WIM प्रत्येक बैच में बदली नहीं जाती तो परीक्षार्थी पुराने परीक्षार्थियों से इस सामग्री को मांग लेते हैं और लापरवाह हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे WIM है, किसी ने बना लिया, तो अगर बाय चांस उसका टर्म पूरा हो गया, अब जैसे आप आए तो आप क्या करोगे, अपने जो सीनियर है उससे मांग लोगे, सर मेरे को दे दो। इससे क्या होगा, आप लापरवाह हो जाओगे, आप अपने आप से WIM नहीं बनाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने लेसन प्लान बनाए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी क्या कंडीशन है या हमारी क्या कंडीशन है, हमने कितने अपने आप से बनाए हैं, ठीक है। तो ये होता है WIM का डिसएडवांटेज। लास्ट क्या होगा, WIM से तुरंत शिक्षण की पुष्टि नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि WIM जो है वो कहीं ना कहीं एकदम से बेस्ट तरीका, हल्का सा डिसएडवांटेज है उसका, ठीक है। और कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि अगर आप रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल बना रहे हो तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला क्या होगा, लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए, आपको ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो आपका श्रोता है, जो आपका लर्नर है वो सीख सके। स्केचफुल, इसका मतलब क्या है कि आपको डायग्राम्स वगैरह यूज करने हैं। डायरेक्टिव, डायरेक्टिव मतलब इजी होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया होना चाहिए। इंप्रेसिव यानी प्रभावशाली हो, प्रभावशाली मतलब उसके अंदर जो मोटिवेशन यूज किया गया हो, उसके अंदर जो आपका एक तरीके से एनेक्डोट यूज किया गया हो, या फिर उसके अंदर जो लिंक्स दिए गए हो, ठीक है, वो ऐसे हो कि आप अपनी दैनिक जीवन से कनेक्ट कर सके। लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि जो जानकारी है कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत बड़ी जानकारी दे दी, तो एक सीमित शब्दों में आपको एक्यूरेट बात कहनी है। रेफरेंस, रेफरेंस देना पड़ता है। उसके बाद क्या है आपका क्रमबद्ध, ठीक है, आपका क्रमबद्ध होना चाहिए। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि आपके WIM का क्या ऑब्जेक्टिव है। टाइटल होगा इसके अंदर, ठीक है, और सेफ्टी हिंट्स, तो सेफ्टी हिंट्स क्या होती है, जो आपको सेफ्टी के बारे में बताती है। इसके अलावा क्या होगा, क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। तो ये सारी के सारी चीजें जो होती है, ये सारी की सारी चीजें जो है इनकॉर्पोरेट की जाती है WIM के अंदर, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। गौरव आगे तो बढ़े। यहाँ पे आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत सही क्वेश्चन है और आपको शायद कई बार कराया भी जा चुका है वो, ठीक है। तो रेडी हो आप, चलो देख लेते हैं। ऑपरेशन शीट बनाई जाती है, ऑपरेशन शीट किसके द्वारा बनाई जाती है, इंस्ट्रक्टर द्वारा, ट्रेनीज द्वारा, इंस्टीट्यूट द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज। इसका भी बहुत सही क्वेश्चन है। देखो बहुत जवाब देने मुझे लग नहीं रहा कोई भी ट्रेनिंग ऐसा है जो गलती करेगा। हमारा ऑपरेशन शीट कौन बनाता है, देखो मैंने आपको अभी बता दिया कई बार, हमें नहीं पता यार ये कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, हमें पता नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता। आपने एक चीज याद क्या कर लिया, रिटर्न WIM किसने बनाया, तो आपके इंस्ट्रक्टर ने बनाया। अब देख लिया आपने WIM में आपका क्या चीज आता है, टीचिंग मटेरियल आता है, लर्निंग मटेरियल। अब आपके लर्निंग मटेरियल में आपको पता चल गया सीट आता है, ठीक। ओवरऑल को ये क्या पता चल गया कि किसने बनाया, आपके इंस्ट्रक्टर ने बनाया आपका, ठीक है। बनाया तो किसने बनाया इसका, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन है इंस्ट्रक्टर ही बनाता है आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछता है यूज के बारे में तो वहां पे आपका थोड़ा सा अलग होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन शीट किस कारण से बनाई जाती है, मूल कौशल और क्रिया की आदत के सुधार के लिए, क्रमानुसार निरीक्षण के लिए, उपकरणों व मशीनों के सही चुनाव के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज।
तो ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन। अभी इसके अलावा क्वेश्चन और बता के फिर आपको ऑपरेशन सीट के बारे में थोड़ा बहुत और आपको एडिशनल नॉलेज दे देंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ऑपरेशन सीट बनाने के क्या रीजन, देखो जो भी आप एक तरह से डेमोस्ट्रेशन प्लान दे रहे थे वहां पे, तो उसको क्या करो, उसके अंदर जो आपकी स्किल है, जो आपके ऑपरेशन है, उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसको आप सुधार सको। तो बिल्कुल सही है भाई, ये भी तो हमारा बिल्कुल सही होता है ऑपरेशन सीट, इसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्रमानुसार निरीक्षण करना। देखो आप एक सीक्वेंस में उसका क्या करते हो, टेस्ट करते हो। एक सीक्वेंस में क्या करते हो, उसका टेस्ट करने के लिए आप ऑपरेशन सीट बनाते हो। यहाँ भी सही आपका। तीसरा देख लेते हैं, आपका उपकरण और मशीनों के सही चुनाव करते हैं। देखो जो भी आप इक्विपमेंट और मशीन जो यूज करते हो उसका सही से आप सिलेक्शन कर सको, इसके लिए भी हमारा ऑपरेशन सीट बनाया जाता है। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा भी आपको एडिशनल नॉलेज दिया जाएगा, तो उससे पहले हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम वहां चलते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेशन सीट इज, ऑपरेशन सीट का क्या डिसएडवांटेज होगा? आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, आप सेलेक्ट कीजिए क्या आंसर होगा। तो देखो आपका ये बहुत सही क्वेश्चन है और मुझे लग नहीं रहा कि इसका भी आप गलती करोगे। देखो थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूजन होंगे, इसलिए कंफ्यूजन होंगे जो आपका ऑप्शन बी है ना, ये आपका जो ऑप्शन बी है ये कहीं ना कहीं क्या आपका कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और कंप्लीट नहीं है इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है। तो अभी आपको मैं वो बता दूंगा तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। पहला ऑप्शन क्या है आपका, कि ऑपरेशन सीट अगर ढंग से, अगर सही तरीके से न बनाया जाए तो कार्य करने में सुविधा होगी, ठीक है भाई। जब ऑपरेशन सीट अगर सही से आप नहीं बनाते हो तो जो भी आप काम करोगे उसमें कहीं ना कहीं आपकी क्या होगा, बिल्कुल उसमें गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपका, कि जो आपका ट्रेनेज है अपनी योग्यता के अनुसार उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता और न ही अपने ज्ञान इंद्रिय का प्रयोग करता है। ये जो ऑप्शन बी है थोड़ा सा इसमें दो तीन वर्ड है जो स्टार्टिंग में मिस हो गए हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को क्या हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एक तो हमारा सही है भाई, बी में थोड़ा सा एक दो वर्ड अगर और जोड़ दे तो बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, इसमें 2-3 वर्ड उसने यूज किया गया, इसने छोड़ दिया है। और क्या चीज है उसका, तो मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में, आपको चीजें हो जाए। देखो यहाँ पे 2-3 लाइन आपका क्या होना चाहिए, कि जो आपका इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, क्या आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो सही से आपको अगर तरह से प्रदर्शन नहीं करेगा ऑपरेशन सीट, तो अगर आपको सही से एक तरह से प्रेजेंट नहीं करेगा तो ट्रेनेज है अपनी योग्यता के अनुसार उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता है और ना ही आपका सेंस ऑर्गन का यूज कर सकता है। यानी कि एक लाइन यहाँ पे क्या छूटा हुआ है, 2-3 वर्ड, कि जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो सही से अगर प्रदर्शन नहीं करता है तो आप अपनी योग्यता का सही से यूज नहीं कर पाओगे। इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ बच्चे, ज्यादातर बच्चे एक ही साथ जा रहे हैं, पर इसका सी इसलिए होगा क्योंकि जो आपका बी क्वेश्चन है आपका, ये जो बी ऑप्शन है आपका, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ, आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो दिखाऊं या आगे बढ़ाऊं, चलो दिखा देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑपरेशन सीट, यहाँ पे देखो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखो ऑपरेशन सीट अभी मैंने बताया किसने बनाता है, कौन बनाता है, आपका इंस्ट्रक्टर द्वारा बनाया जाता है। और कैसा होता है, आपके रिटर्न के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, रिटर्न के फॉर्म में होता है। आपको ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आप उसका सही से देखो, यहाँ पे देखो क्या चीज, क्या मेंशन आपका, एक क्रिया या एक आदत या क्षमता के अनुसार निरीक्षण किया जा सके जिससे यंत्र, उपकरण, मशीनों व सामग्री का सही चुनाव करने और सुरक्षात्मक ढंग से सही क्रम में काम करने के निर्देश को वह संपूर्ण कार्य पद्धति सीट कहलाता है, जिससे कहते हैं ऑपरेशन सीट, जिसमें आप मशीनों का सही से सिलेक्शन करते हो और सही से उसके तरफ से टेस्ट भी करते हो। और ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, यहाँ पे एडवांटेज देख लेते हैं कि एडवांटेज में क्या क्या है इसका, ठीक है। और डिसएडवांटेज में जो चीज वहां पे स्किप हुआ था वो भी देख लेते हैं। तो इस सीट का उपयोग केवल एक क्रिया, यहाँ पे देखो अभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऐसी कौन सी सीट है जिसका यूज आप क्या करते हैं, बस एक स्किल को सीखने तक ही सीमित होता है, तो क्या होता है वो आपका ऑपरेशन सीट होता है। उस सीट का उपयोग कर केवल एक क्रिया तथा एक मूल कौशल सीखने तक ही सीमित होता है। कौन सा सीट होता है आपका, ऑपरेशन सीट होता है। आपसे पूछ लेते हैं पेपर में, ऐसा कौन सा सीट है जो आपका एक प्रोसेस और एक स्किल तक ही सीमित होता है करने के लिए, हमारा ऑपरेशन सीट होता है। मल्टी स्किल के लिए हमारा जॉब सीट होता है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको और पता चल जाएगा। यह सीट अगर सही तरह से अगर काम सही ढंग से काम करने की सही आदत डालता है। देखो ये सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की तरफ से हैबिट डालता है, ठीक है। और इसके बाद क्या कर रही है, जब किसी क्रिया को एक सीक्वेंस के अनुसार अगर सीखने को आवश्यकता होती है तो यह शक्ति प्रदर्शन के बाद ट्रेनेज को उसी क्रिया को करने के लिए निर्देश में जानकारी देती है, रूप में जागती है, ठीक है। यानी जो चीज आपको बताया गया ना उस चीज को क्या करके उसे सीक्वेंस में करने के लिए आपको क्या देती है, निर्देश देती है, निर्देश दी जा सकती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज में हमारे क्या चीज होता है।
तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं, जो उसमें थोड़ा सा जो कंप्लीट नहीं थे ना उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑपरेशन सीट, देखो ऑपरेशन सीट अगर सही सीक्वेंस में न बनाया जाए तो जो नए ट्रेनेज है उनको कार्य करने में क्या होगा, असुविधा होगा। यहाँ पे देखो आप, अगर ऑपरेशन सीट अगर सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो जो नए ट्रेनेज है उनको कार्य करने में एक तरह से कंफर्टेबल नहीं होगा। और यहाँ पे देखो यदि अनुदेशक यानी कि यदि आपका इंस्ट्रक्टर है कार्य का प्रदर्शन यानी कि इसका एक तरह से प्रेजेंटेशन सही से अगर नहीं करके आपको दिखाता नहीं है, सही से आपको शो नहीं करता है, तो यह कार्य सीट क्या है, बेकार होगी। क्यों बेकार होगी, क्योंकि आपके ट्रेनेज है अपनी योग्यता अनुसार उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता और न ही अपने ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है। तो यही तो था यहाँ पे। देखो आप यहाँ पे क्या चीज था आपका, प्रशिक्षार्थी अपनी योग्यता अनुसार उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता और न ही ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग कर सकता है। यहाँ पे मैंने बताया था कुछ लाइनें मिस्टेक लग रही थी मुझे, तो क्या मिस्टेक थी कि अगर आपका इंस्ट्रक्टर जो है उस कार्य को सही से शो नहीं करता है तो सीट आपकी बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपके ट्रेनेज है अपनी योग्यता के अनुसार उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता और ना ही अपने सेंस ऑर्गन का यूज कर सकता है। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था ना आपको थोड़ा सा इसमें इनकम्प्लीट है ये क्वेश्चन, तो आपको शायद यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना, इसका सी हो जाएगा बोथ ए और बी। क्लियर है यहाँ तक? ये मार्किंग नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अलग से टाइप किया है ना यहाँ पे। हाँ देखो हो गया, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन से उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चले फटाफट, चलो चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। WIM में आई का क्या मतलब होगा? इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्शनल या फिर इंस्ट्रक्शन? तो आपको तो गलती नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए और आपको मैंने कई बार बता दिया इसका। तो हमारा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। और ना ही आपसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था ना कि कल की क्लास में जो हमारा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शनल देना होता है, इंफॉर्मेशन देना नहीं होता। आपको सूचना, वो क्या कहते हैं आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है, आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, आपको सजेशन देना नहीं होता है। क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है आपका, आई का मतलब होता है आपका इंस्ट्रक्शनल होता है, ना आपका इंफॉर्मेशन होता है, ना इंस्ट्रक्टर होता है, ना आपका इंस्ट्रक्टर होता है। इसका क्या होता है आपका इंस्ट्रक्शनल होता है आपका। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर से उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। कौन सी सीट का प्रयोग केवल एक क्रिया और मूल कौशल सीखने तक ही सीमित होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए। तो देखो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, यहाँ पे देखो अब नहीं हो रहा तो आपको अभी तो बताया था मैंने इसके बारे में। यहाँ देखो आपको शायद मैंने है यहाँ पे देखो उस सीट का नाम बताओ जो केवल एक क्रिया तथा मूल कौशल को सीखने तक ही सीमित रहता है। यानी कि आपको उस सीट का नाम बताना है जो बस आपकी एक प्रोसेस और आपके एक स्किल को सीखने तक ही क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो कौन सी सीट होती है हमारी, ऑपरेशन सीट होती है। यहाँ पे देखो आप ऑपरेशन सीट है ना यहाँ पे, तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया इसका लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे। तो 16 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यानी ऑपरेशन सीट क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, कैसे याद कर सकते हो, हम डेमो प्लान के साथ कौन सा यूज करते हैं, ऑपरेशन सीट। और डेमो प्लान देते हो तो आप बस वहां पे एक प्रोसेस लेके जाते हो ना, एक टाइटल लेके जाते हो, वहां पे एक ऑब्जेक्ट वहां पे शो करते हो। यानी कि जब आपका सामने एक वर्क आएगा, एक स्किल आएगा, तो ऑपरेशन सीट, अगर एक से ज्यादा आपके आते हैं स्किल तो अब वहां पे आपका जॉब सीट आता है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। जब डेमो देते हैं एक चीज प्रेजेंट करते हैं और डेमो के साथ हम कौन सा सीट यूज करते हैं, ऑपरेशन सीट। तो ऑपरेशन सीट हमारा एक जॉब तक क्या है, लिमिटेड है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे चलते हैं। टेस्ट पेपर डिजाइन करने के लिए 2 पहलू कौन से होंगे? प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन, टेस्ट एंड इवोल्यूशन, प्लानिंग एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत सही क्वेश्चन है। अब मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में आपको कई बार बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। जो हमारा टेस्ट होता है, टेस्ट पेपर होता है, ये क्या चीज डिजाइन करता है। तो मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे, क्योंकि आप तो भाई पीओटी के मास्टर हो गए, सारे इंस्ट्रक्टर बन गए, ठीक है। मुझे छोड़ के सारे इंस्ट्रक्टर हो आज के टाइम पे। मैं कहीं इंस्ट्रक्टर नहीं बनना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या मेंशन आता है, टेस्ट पेपर डिजाइन जो करते हैं उसके 2 मेन पहलू क्या होते हैं, उसके 2 मेन काम है क्या होते हैं, मेन 2 तरीके का क्या चीज होता है, 2 चीज उसके मेन। तो हम टेस्ट किस लिए पढ़ सकते हैं यार, मैं आपका टेस्ट लेता हूँ उसका मतलब क्या है, मैं आपका टेस्ट पेपर आपको डिजाइन करता हूँ, आपके लिए लेता हूँ, तो उसका मेन मतलब क्या है मेरा, आखिर में क्यों लेता हूँ आपका। तो बताओ इसका फटाफट जवाब दो। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे ज्यादातर बच्चों को बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। और किसके साथ जा रहे हैं ज्यादातर बच्चे, तो ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर किसके साथ, जल्दी क्या होगा इसका।
तो यहाँ पे जल्दी जवाब दो। यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़े बहुत बच्चों को जवाब ऊपर नीचे आ रहे, कुछ बच्चों को सी आ रहा है, किस बच्चों को ए आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा प्रॉपर टेस्ट पेपर डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पे देखो आपसे यहाँ ये नहीं पूछ रहे टेस्ट हम जो लेते हैं उसका मतलब क्या होता है। हम टेस्ट किस लेते हैं कि आपके लेवल को जांच कर सके, आपको इवैल्यूएट कर सके। वो हमारा टेस्ट लेने का वो हमारा एक तरह से वो होता है, टेस्ट लेने का पर्पज होता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, पेपर आपसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है टेस्ट पे जो डिजाइन करते हैं इसके जो दो मेन पहलू कौन कौन से होते हैं। तो आपको पहलू बताने कौन कौन से दो मेन होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्लानिंग और प्रिपरेशन इसके दो मेन पहलू होते हैं टेस्ट पेपर डिजाइन करने के। आप प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करके उनका टेस्ट लेते हो, ठीक है। टेस्ट करते किस लिए हो, तो उनके इवैल्यूएशन के जांच करते हो, उनके लेवल को जांच करते हो। कुछ बच्चे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर प्रेम सर आपको कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि हाउ टू डिजाइन टेस्ट पेपर की बात हो रही है, तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एस्पेक्ट्स मतलब पहलू। इसका मतलब है जब आप डिजाइन कर रहे हो उस समय आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला आपको प्लानिंग, आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए। और दूसरा आपका क्या होगा कि प्रिपरेशन सही होनी चाहिए, ठीक है। हाउ टू डिजाइन टेस्ट पेपर, प्लानिंग में क्या आ जाएगा, कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, मानसिक स्तर क्या है। टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, यानी कि आपको क्वेश्चन किस तरह के पूछने हैं, ठीक है। और तीसरा आपका क्या है, सब्जेक्ट कवर्ड। इसका मतलब है जो टॉपिक या सब्जेक्ट आपने पढ़ा है क्या आपने क्वेश्चंस में उन सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली कवर किया है। तो ये हो जाएगा आपका स्कोरिंग पैटर्न। नंबर सिस्टम क्या होगा, नंबर ऑफ टेस्ट, इसका नेचर ऑफ टेस्ट मतलब नेचर कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, कैसा है। टाइम अलॉटेड, कितने टाइम में पूरा किया जाएगा टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद है आपका प्रीपरेशन स्टेज, एबिलिटी टू बी एक्वायर्ड टू बी अटेन्ड। इसका मतलब ये है क्या आपने जो ये टेस्ट ले रहे हो इससे आपको लगता है कि जो आपका उद्देश्य था वो पूरा हुआ, जो योग्यता आप चाह रहे थे कि आपका स्टूडेंट प्राप्त कर ले क्या उसने प्राप्त किया। सब्जेक्ट इन विच एबिलिटी इज एक्वायर्ड और ऑब्टेन्ड, किसी विषय में यह योग्यता प्राप्त करना है या प्राप्त किया है, ठीक है। गिवन मार्क्स टू ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न में कितना मार्क्स देना है। तो ये हो जाता है हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चनिंग। तो देखो यहाँ पे देखो क्या चीज था, यहाँ पे अगर टेस्ट पूछता है टेस्ट लेने के क्या रीजन है, तो हम उसके कहते हैं उसके लेवल को जांच करने के लिए और भी तरीके होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रीजन होता है। पर यहाँ पूछ रहे आपसे दो मेन पहलू क्या होते हैं। पहलू मतलब जब आप टेस्ट पे डिजाइन करते हो तो आप दो चीज पे क्या फोकस करते हो, पहले प्लानिंग पे, दूसरे प्रिपरेशन पे। प्लानिंग में क्या होता है कि आप कैसे जो एक तरह से जो क्लास के जो बच्चे उनकी मेंटेलिटी कैसा है, उनके लेवल क्या है, उनके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन करते हो, कितने क्वेश्चन आप रखोगे, ठीक है। आप उसके कितने क्वेश्चन को कितने नंबर दोगे। जैसे मैं डिजाइन करता हूँ ना, तो हर क्वेश्चन हमें पता है कि 100 नंबर पेपर होता है, तो हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स को डिजाइन करता हूँ। आपके लेवल देखता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ उसके अकॉर्डिंग देखता हूँ। तो हमारे प्लानिंग होंगे। प्रिपरेशन में क्या करता हूँ, प्रिपरेशन में क्या करता हूँ मैं कि जो मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ क्या वो टेस्ट आपके लिए कितना यूजफुल है, आप उसका लाइफ में यूज कर पाओगे। ऐसा नहीं कि मैंने आपको टेस्ट पेपर डिजाइन कर दिया, आपके आउट ऑफ सिलेबस मैंने बता दिया, उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा नहीं, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया पर उसका कहीं आप यूज ही नहीं कर पाओगे, आपके लिए बढ़िया है नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए हमारा प्लानिंग और प्रिपरेशन आएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन सी के साथ कुछ बच्चे एक आदत जो गए थे, तो मैं उनको बता दूं ये आपके टेस्ट के बारे में नहीं पूछ रहा, आप डिजाइन करते हो तो आप किस पे फोकस करके करते हो, तो प्लानिंग और प्रिपरेशन करके करते हो। तो शायद आपको अब चीजें क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के मनोविज्ञान का परीक्षण करने का सही क्रम क्या होगा। ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्शन, सोशियोमेट्रिक, सेल्फ रेटिंग, आपको सही क्रम बताना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन तो है आपका, ठीक है, पर कहीं ना कहीं तरह से बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। शायद मुझे लग नहीं रहा कि बहुत से बच्चों ऐसे जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा। साइकोलॉजिकल जो टेस्ट लेते हैं ना, ठीक है, तो उसका कोई सीक्वेंस होता है, सिस्टमेटिक तरीका होता है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है, तो आपको चीजें थोड़ा सी क्लैरिटी के साथ समझ में और आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। प्रेम सर यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताएंगे आपको, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत यहाँ पर जो आपका सही क्रम होगा वो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्या होगा सोशियोमेट्रिक, फिर आएगा प्रोजेक्शन,
और उसके बाद आएगा सेल्फ रेटिंग। इसका मतलब ये है कि जब आप एक WIM को बना रहे हो तो वहां पर आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे करना है, वहां पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यानी कि ऑब्जर्व करें, ठीक है, ऑब्जर्व करें वहां पे। तो ऑब्जर्व कैसे करोगे, पार्टिसिपेशन चार्ट, रहना सहना कैसा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेटिंग लिस्ट, मतलब योग्यता कैसी है, चेक लिस्ट, ठीक है। चेक लिस्ट में आपने क्या देख लिया, चेक लिस्ट में आप देखोगे वही मतलब बिहेवियर वगैरह कैसा है, ठीक है। उसके बाद है आपका एनिस्टोडल रिकॉर्ड, मतलब इनका पहले का रिकॉर्ड कैसा रहा है, ठीक है। सोशल मैट्रिक टेस्ट में क्या आ जाएगा, सोशल नॉमिनेट्स टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद है सोशल डिस्टेंस टेक्निक, पीयर नॉमिनेटिंग टेक्निक, पीयर अप्राइजल टेक्निक, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती है आपके पास। उसके बाद है आपका सेल्फ रेटिंग टेस्ट। सेल्फ रेटिंग टेस्ट मतलब इंटरव्यू, इन्वेंटरीज, एटीट्यूड, रिकॉर्ड्स, क्वेश्चनियर्स, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्शन टेस्ट। प्रोजेक्शन टेस्ट में क्या आएगा, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, वाक्यों को पूरा करना, ठीक है। डोल्स प्ले, परसेप्शन ऑफ इंक बोल्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। करो। तो यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गया। अगर मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो इसका जिसने भी जवाब दे, देखो पहले नंबर पे हमारा क्या आता है, यहाँ पे पहले नंबर पे हमारा ऑब्जर्वेशन आता है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आप यहाँ पे चीजें को ऑब्जर्व करके सीखते हो कि उसके क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। इस तरह के जो आपका आती है, आपका ऑब्जर्वेशन में आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है हमारा, तो दूसरा आता है हमारा क्या चीज, तो दूसरा आता है हमारा कि सोशियोमेट्रिक आता है। इसमें क्या आता है, सोशियोमेट्रिक आता है। इसमें क्या करते हो कि जो आपका बिहेवियर है, जैसे क्लास में बहुत से ट्रेनिज है आपके, क्या है, बहुत से ट्रेनिज है, पर सबका एक हर दूसरे से बनता नहीं है ना, लड़कों को तो बन जाता है, लड़की को ज्यादातर बनता नहीं है, ठीक है। तो आप अपने क्लास में हो तो आपके जो एक तरह से क्या है कि आपका रिलेशन कैसा दूसरे के साथ, किससे बॉन्डिंग बना के रखते हो, पीछे से आपका कितना बनता है, बाकी ट्रेनिज से कैसा बनता है, तो ये हमारे सोशियोमेट्रिक में आता है आपका। तीसरा क्या आता है हमारा, तो तीसरा होता है हमारा प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन में क्या होता है हमारा, प्रोजेक्शन में देखो आपके सामने क्या होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके IQ लेवल को चेक करने के लिए क्या होता है, आपके सामने कुछ डायग्राम दे देते हैं और आपको बताया जाता है कि इस डायग्राम को देखकर आपको इसके बारे में कुछ लिखना है। तो आपके सामने डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको क्या करना होता है, उस डायग्राम को देखकर पूरा एक्सप्लेन करना होता है। तो ये हमारे प्रोजेक्शन में आता है, प्रोजेक्शन टेस्ट में आता है, ठीक है। साथ साथ क्या होगा, आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि बीच में जो चीज इसकी पे आप उसको फिलअप करके सबमिट करो। इस टाइप का हमारा किस में आता है, प्रोजेक्शन में आता है। और लास्ट होता है हमारा, इसके अकॉर्डिंग देखो पहले हमारा ऑब्जर्वेशन आ गया, दूसरे पे हमारा आ गया सोशियोमेट्रिक, और तीसरे पे आ गया हमारा प्रोजेक्शन, और चौथे पे आता है हमारा सेल्फ रेटिंग। सेल्फ रेटिंग मतलब क्या होता है, आपका इसमें इंटरव्यू लिया जाता है, क्या है, आपका यहाँ पर पर्सनली इंटरव्यू लिया जाता है और आपके लेवल को देखा जाता है। हमारा सेल्फ रेटिंग में आता है, किसमें आता है, सेल्फ रेटिंग में आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो हमारा सेल्फ रेटिंग इंटरव्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। आपके एटीट्यूड को देखा जाएगा, आपके रिकॉर्ड को देखा जाएगा, ये सब हमारा सेल्फ रेटिंग में आते हैं। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें एक एक चीज क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उपयोग के आधार पर टेस्ट के कौन कौन से प्रकार होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए कितने प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं उपयोग के आधार पर। देखो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ इस जाने से पहले। देखो जो हमारे टेस्ट होते हैं नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा फॉर्मेटिव टेस्ट जिससे बोलते हैं क्या, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और दूसरा होता है हमारा समेटिव टेस्ट जिससे बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ठीक है। अब क्या किया हमने, जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जो क्लास वगैरह में हम लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव टेस्ट में क्या होता है हमारा, फॉर्मेटिव टेस्ट को बोलते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि जो चीज क्या होता है कि जो आपको क्या किया जाता है, जैसे क्लास में मैं आपको टेस्ट लेता हूँ, हर वीकली टेस्ट लेता हूँ, क्लास में जो मैडम पढ़ाती है हर वीकली मंथली टेस्ट लेती है, ठीक है। इनका क्या होता है, किसी तरह का इनका एक आपको सर्टिफिकेट वहां से प्रोवाइड नहीं किया जाता, नॉर्मली देखा जाए किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो ये हमारे नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर बोलते हैं इसको फॉर्मेटिव टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेटिव टेस्ट हो गया। दूसरा होता है हमारा समेटिव टेस्ट जिससे बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जो टेस्ट आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा लिया जाता है, किसी संस्थान के द्वारा लिया जाता है, जो आपका NSTI खुद लेगा टेस्ट ना, वो हमारा किस में आता है, वो हमारा समेटिव टेस्ट में आता है। अब हमने क्या किया, समेटिव टेस्ट में अब हमारे जो हमारा फॉर्मेटिव टेस्ट है जिससे बोलते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इसको हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। यूज के आधार पे हमने क्या किया, इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया, और पहले के नाम दिया हमने रिटन टेस्ट, और दूसरे का नाम दिया हमने ओरल टेस्ट, और तीसरे का नाम दिया हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। क्या दिया, परफॉर्मेंस टेस्ट, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट और तीसरा परफॉर्मेंस टेस्ट।
परफॉर्मेंस टेस्ट को हम प्रैक्टिकल टेस्ट भी कहते हैं। और जो हमारा बेसिक में जो यूज होते हैं, यूज के आधार पर जो हमारे टेस्ट होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ये जो हमारा एक रिटन टेस्ट और ओरल टेस्ट, ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे यूज के आधार पर, यानी कि टेस्ट ऑन बेसिक ऑफ यूज, टेस्ट ऑन बेसिक ऑफ यूज पे दो होंगे हमारे, रिटन टेस्ट और ओरल टेस्ट। और प्रैक्टिकल टेस्ट में हमारा कौन सा हो गया, परफॉर्मेंस टेस्ट। तो आपको एक ही चीज क्लियर हो गया, दो हमारे थे फॉर्मेटिव समेटिव। फॉर्मेटिव को नॉन स्टैंडर्ड हमारे तीन टाइप के हो गए, रिटर्न, ओरल, परफॉर्मेंस। इसको भी हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक को हमारे बेसिक हो गया, एक हमारा प्रैक्टिकल हो गया। बेसिक में हमारे दो हो गए, रिटर्न टेस्ट और ओरल टेस्ट, और प्रैक्टिकल टेस्ट में हमारा एक हो गया, परफॉर्मेंस टेस्ट। तो आपको चीजें क्लियर हो गया। यहाँ पे जिसने जवाब दिया ऑप्शन है उसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। किस सीट का प्रयोग करके ट्रेनी स्वयं को प्रेरित करता है? जॉब सीट, इंफॉर्मेशन सीट, ऑपरेशन सीट या फिर एक्सपेरिमेंट सीट? तो आप देखो, बहुत सही क्वेश्चन है, इसका जवाब दो फटाफट। क्या होगा, तो मैं जवाब देख रहा हूँ ज्यादातर बच्चों को बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला होगा। इसका जिसने जवाब दिया एक्सपेरिमेंट सीट, उसका बिल्कुल सही जवाब है। इस सीट का उपयोग ट्रेनी स्वयं को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमारा क्या होता है, स्वयं को करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमारा एक्सपेरिमेंट सीट होता है। क्या होता है, एक्सपेरिमेंट सीट होता है। कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूजन है, मैं उनको दिखा देता हूं, उनको चीजें और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट सीट। क्या है, एक्सपेरिमेंट सीट। और थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाएगा, किताब अभी कभी खोल के पढ़ लिया करो, पीओटी के कोई भी किताब हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वह सीट जो स्वयं के कार्य के लिए प्रेरित करता है, क्या करता है, प्रेरित करता है। हमारा क्या एक्सपेरिमेंट सीट है, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल वगैरह में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में यूज किया जाता है। ये जो होता है स्वयं उद्देश्य की पूर्ति में सफल होता है और ट्रेनिज के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सीट हो गया, ये हमारा एक्सपेरिमेंट सीट हो गया। तो आपको शायद चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, जिसको थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा था। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण के समय प्रदान की गई दक्षता का कितना स्थानांतरण हुआ है? इसका पता कौन से टेस्ट से चलता है? स्किल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर ओरल टेस्ट? तो मुझे लग नहीं रहा है गलती करोगे। मैंने आपको बताया कि जो हमारे जो टाइप होते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, या फिर जिससे बोलते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट, तीन टाइप के थे हमारे। कौन कौन से थे, बेसिक के आधार पे हमारे दो थे, रिटन टेस्ट और ओरल टेस्ट। और प्रैक्टिकल के आधार पे हमारा क्या था, परफॉर्मेंस टेस्ट था, ठीक है। और भी बहुत से टेस्ट होते हैं। अगला जो चैप्टर हमारा वही आपको दिखाऊं, तब तो 40 टाइप के टेस्ट होते हैं। आप खेलने वाले हो टेस्ट के साथ। तो क्या यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको क्या है, ट्रेनिंग के समान प्रदान की जो भी आपका स्किल है, उस स्किल के जो एक तरह से जो आपके अंदर ट्रांसफर हुआ है, उसको पता लगाने के लिए आप कौन सा टेस्ट लेते हैं। तो हम वहाँ पे कौन सा टेस्ट लेते हैं, हम वहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट लेते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे कितनी हुई है। तो इसका जिसने जवाब दिया परफॉर्मेंस टेस्ट, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट किस लिए आता है कि आपको जो स्किल सिखाया गया, उस स्किल को आपने कितना % सीखा, तो ये हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको बताऊंगा अच्छे से क्या होता है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन से, उसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से टेस्ट में नकल करने की संभावना समाप्त हो जाती है? रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट या फिर स्पीड टेस्ट? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आप नकल नहीं कर पाते हो। ऐसा कौन सा टेस्ट होता है, तो देखो हमारे जो जनरली तीन टाइप के टेस्ट थे हमारे, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में हमारे दो टाइप के सब्जेक्टिव होते हैं और ऑब्जेक्टिव होता है। जो हमारे रिटन टेस्ट भी होते हैं, ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, और हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं हमारे, ठीक है। तो हमारे रिटन टेस्ट हो गया। ओरल टेस्ट जिसमें हमारा इंटरव्यू वगैरह आता है, क्या होता है, वाइवा हो गया, इंटरव्यू हो गया, हमारे ओरल टेस्ट होते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें नकल करने की संभावना कब होती है, जब आपका वाइवा होता है, जब आपका इंटरव्यू होता है, तो वहां पे आप नकल कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, तो आप यहाँ से अच्छे से पता लगा सकते हो। हमारा क्या हो गया, ओरल टेस्ट हो गया, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस सीट के द्वारा प्रत्येक सीखने वाला व्यक्ति कार्य के प्रति सचेत रहता है? प्री जॉब सीट, इंफॉर्मेशन सीट, एक्सपेरिमेंट सीट या फिर असाइनमेंट सीट? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो किस सीट के द्वारा हर व्यक्ति वाला कार्य के प्रति सचेत रहता है, बिल्कुल एक तरह से तैयार रहता है वो, तो हमारा क्या होता है, प्री जॉब सीट होता है, ठीक है। प्री जॉब चेक सीट होता है। क्या होता है, प्री जॉब चेक सीट होता है। क्यों होता है, आप तो आपको पता नहीं है, सबसे पहले यही होता है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा एक लाइन में आपको बता देता हूं इसके बारे में, चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आपके सामने आ गया प्री जॉब चेक सीट। इसका पूरा नाम क्या है, जो
प्री जॉब चेक शीट, ठीक है, ये हमारा रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। इसके बारे में अच्छे से एक दिन वीडियो बना के पूरे चेक शीट के बारे में बताऊंगा किसका काम क्या होता है। मैं आपको अभी बता देता हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है कि आपका कि इससे क्या होता है, इससे यह भी लाभ होता है कि प्रत्येक सीखने वाला कार्य के प्रति क्या होता है, सचेत रहता है। क्या कहता है, सचेत रहता है। तो आपको पता चल गया इसके एडवांटेज क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक जो ट्रेनिंग है छोटी छोटी गलतियां क्या करता है, नकल नहीं करता है। वो क्या करता है, नकल नहीं करता है। प्रत्येक से विद्यार्थी छोटी छोटी गलतियां क्या करता है, वो गलतियां नहीं करता है वो, ठीक है। इस अगर आदत पड़ जाती है तो। और भी बहुत सी चीजें हैं, मैं एक एडिशनल क्लास अलग से लूंगा, आपको एक एक सीट के बारे में आपको एडिशनल नॉलेज दे दूंगा, ठीक है। पर यहाँ के लिए आपको समझ गया आप प्री जॉब सीट में क्या होता है, आप बिल्कुल सचेत रहते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब बुद्धिमत्ता को आयु के साथ तुलना करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इंटेलिजेंट एज या फिर क्रोनिकल एज? तो यहाँ पे इसको बताना आपको, इंटेलिजेंट आपका आईक्यू लेवल कहते हैं, आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट क्यूसेट कहते हैं, या फिर आपका इंटेलिजेंट एज कहते हैं। फिर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी क्या आपका इंटेलिजेंट, ये क्यूसेंट आ गया, यहाँ पे क्यूसेंट नहीं आपका, बस ये सी जो ऑप्शन है आपका ना, ये आपका बस इंटेलिजेंट है आपका। और लास्ट का आपका क्रोनोलॉजिकल एज, यहाँ पे क्यूसेंट में टाइप कर रहा था, यहाँ पे क्यूसेंट आ गया, क्यूसेंट नहीं होगा। ये बस आपका क्या इंटेलिजेंट हो जाएगा, यानी कि बुद्धिमत्ता, आपका बुद्धिमत्ता गुणा यानी कि आपका आईक्यू। इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए आईक्यू लेवल, उसका बिल्कुल सी का जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता गुणा। जब आपका जो क्या होता है, जो आपका किसका क्या होता है, आपको अच्छे से बताया था मैंने कि हमारा जो बुद्धिमत्ता गुणांक होता है इसको किसे कहते हैं हमारा, तो आपको शायद अच्छे से पता है। चलो मैं इसका फॉर्मूला आपको दिखाई देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा हूँ, क्या कहते हैं, जब बुद्धिमत्ता को आयु के साथ तुलना करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, बुद्धिमत्ता गुणांक। बुद्धिमत्ता गुणांक का मतलब क्या होता है, क्यूसेंट क्या होता है हमारा, इसे बोलते हैं हम, क्या चीज बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं इंटेलिजेंट क्यूसेंट। क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्यूसेंट कहते हैं, ठीक है। और किसके क्या होता है फॉर्मूला, आईक्यू लेवल बराबर क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्या, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ये हमारा क्या होता है, हमारा आईक्यू लेवल क्या होता है, क्या होता है आईक्यू लेवल। जो हमारा जो मेंटल एज होता है उसको अगर हम क्रमिक एज के अगर साथ क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर दें, या फिर जो आपका ओरिजिनल रियल एज होता है, तो हमें क्या मिलता है, आईक्यू लेवल मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि बुद्धिमत्ता गुणांक में जो हमारा क्यूसेंट आपका क्यूसेंट जो हमारा इंटेलिजेंट क्यूसेंट होता है, हम उसको किसे कहते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईक्यू बराबर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गौरव सर ने अभी अभी आपको बताया है, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आईक्यू का पूरा नाम क्या हो गया आपका, इंटेलिजेंट क्यूसेंट, ठीक है। आपको ये पता चल गया। दूसरी बात है, इसका जो आपको फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। जो आपकी मेंटल एज है उसको जो आपकी रियल एज है उसको सारा अगर डिवाइड कर दे तो हमें आईक्यू लेवल मिलता है। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक लाइन और बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज याद रखना, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाता है, जो एवरेज वाले जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है, तो हमेशा याद रखना 100 से 110 के बीच में होता है, 109 के बीच में होता है, ठीक है। बाकी आपको याद करना तो याद करना, पर एवरेज को आपको पक्का याद करना है, ठीक है। और एक हमारा क्या होता है, क्यूसेंट होता है, सॉरी क्या होता है, एक हमारा होता है एक्यू होता है। क्या होता है, एक्यू, इसे क्या बोलते हैं, एजुकेशनल एज अपॉन मेंटल एज, ई अपॉन एम ए बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। विद्यार्थी और शिक्षण दोनों की सफलता का मापन पैमाना होगा प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, मोटिवेशन या फिर टेस्ट एंड इवैल्यूएशन। क्या देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, जो हमारे ट्रेनिज है और जो हमारे इंस्ट्रक्टर है, दोनों की सफलता के बीच का जो पैमाना होता है क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो हमारा पैमाना से जो मापते हो, तो हमारा एक चीज और पढ़ा होगा आपने, एक स्केल है वो, ठीक है। हमने आपको क्वेश्चन भी कराया था उसका, ठीक है। उस स्केल के बारे में बताया था। अभी आपको क्वेश्चन शायद टेस्ट में देखने को मिल सकता है, अभी मैं बताने वाला नहीं है उसका। तो जो हमारे ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर होते हैं, इन दोनों की जो सफलता है सक्सेसफुल है, तो हम इसका मतलब क्या होता है, किस पैमाने के साथ दोनों की सफलता को आप मेजर करते हो। इसका क्या हो जाएगा, इसका जिसने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या चीज होगा, टेस्ट एंड इवोल्यूशन। हम टेस्ट और इवोल्यूशन के माध्यम से क्या करते हैं, टीचर ने कितना सक्सेस प्राप्त किया और ट्रेनिंग कितना अचीवमेंट प्राप्त किया। टीचर क्या करेगा, उसको पढ़ाएगा और ट्रेनिंग क्या करेगा, उसको अचीव करेगा। टीचर के सक्सेसफुल और लर्निंग जो टीचर लर्नर है उसके अचीवमेंट की सफलता हम क्या किससे करते हैं, टेस्ट एंड इवोल्यूशन से करते हैं।
इसलिए तो हम लास्ट में टेस्ट लेते हैं आपका, तो मैंने आपको कितना पढ़ाया, ठीक है, और आपने कितना अचीवमेंट कर लिया, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी उसका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ एसआरटी क्या होगी? एसआरटी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। एसआरटी अभी आपका टेस्ट होता है, जो हमारा अगला चैप्टर आने वाला है, कल का टेस्ट जो क्वेश्चन है हमारा टेस्ट इवोल्यूशन, जो अगला चैप्टर है उसके बारे में आपको एसआरटी के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बता दो, अगला जो चैप्टर है उसको आप अगली क्लास जो है हमारी है उसे मिस मत करिएगा आप, ठीक है ना, बहुत कुछ आप मिस करने वाले हो। तो इसका जवाब दो, थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, और इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आपको एक लाइन बता देता हूँ होता क्या है, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको पता होना चाहिए सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट मतलब क्या होता है। फुल फॉर्म एसआरटी, एसआरटी का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी उसका बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा इसके बारे में दिखा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन आपको, यहाँ पे आपको देखो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं किसी अचानक घटना पर। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखो जो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट है, यहाँ पे देखो जो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट थे यहाँ पे, तो हमारे 4 टाइप के थे। वो सिस्टमेटिक तरीका आपका ये था, मैंने इस ऑब्जर्वेशन था, दूसरा हमारे क्या था सोशियोमेट्रिक था, तीसरा प्रोजेक्शन। तो आपका प्रोजेक्शन में था, प्रोजेक्शन मैंने क्या बताया था आपको, कोई डायग्राम दे दिया जाएगा उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, कुछ आपको इनकम्प्लीट चीजें दे दिया जाएगा उसको बताना है, कुछ आपको किसी अचानक घटना पर जैसे ऑन द स्पॉट, जैसे कि आप जीडी में बैठते हो, जब आप जीडी में बैठते हो तो आपको क्या होता है किसी ऑन द स्पॉट किसी पॉइंट आपको दे दिया जाता है, कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाता है उसको बोलने के लिए अचानक घटना पर, किसी अचानक घटना पर, ठीक है। आपको ऑन द स्पॉट कोई स्टोरी दे दिया जाता है जिसका आपको बोलना है, या फिर कोई भी आपके सामने कोई अचानक कोई इवेंट हो गया, अचानक कोई सिचुएशन आ गया, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बोलना होता है। ये हमारा सब प्रोजेक्शन टेस्ट में आता है। प्रोजेक्शन टेस्ट में अब प्रोजेक्शन टेस्ट हमारा किस में आता है, ये हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो तीसरा पार्ट है उसमें आता है। बहुत डीपली क्वेश्चन है, इतना लंबा मुझे लग नहीं रहा कि टेस्ट पूछा जाएगा, पर आपको फुल फॉर्म तो पूछ आपको याद होना चाहिए। आप यहाँ से टीएटी का भी फुल फॉर्म याद कर सकते हो, क्या होता है आपका, तो इसका क्या हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। आपको एफआरटी फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट, ठीक है, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो आपको यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले ये फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो आज के इतने रखते हैं, आपको शायद आज का सेशन अच्छा लगा होगा प्रेम सर, तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जैसे भी लगा आप अपना फीडबैक जरूर देख के जाना, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर देख के जाओ। प्रेम सर आपको एक उड़ान भरने वाली शायरी सुनाएंगे, फिर हम आपसे कल मिलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। हो सकता है आपको कुछ कमी भी लगी हो, ठीक है, हो सकता है कुछ कमी भी लगी हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आई हो बेफिक्र होकर डिसलाइक करें मजे से, ठीक है। और सजेशन वगैरह दे दिया करो जो कि आप देते नहीं हो, ठीक है। तो जाते जाते कुछ 2-4 पंक्तियां आप सबके लिए, कि वृक्ष हो भले बड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत मांग मत मांग मत, तू न थकेगा कभी तू न रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद से लथपथ, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप अपना फीडबैक जरूर देके जाए जितने भी ट्रेनिंग है, और आप ऊपर ना मुझे ओपिनियन देके जा सकते हो, राय देके जा सकते हो कि सर आप ये करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको आज के समय वाकई अच्छा लगा होगा। अब कल की क्लास लेना मत भूलिए, कल की क्लास में हम करीब 15-16 टेस्ट हमारे जो है हमारे सिलेबस में कि और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट का मतलब क्या होता है, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारा अगला चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद जय भारत। आप अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। जय हिंद। क्या रखा है जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना।